आज की कहानी है अमेरिका से सुषम बेदी की संगीत पार्टी। सुनिए वैदेही के स्वर में। तबले पर कहरवा बज रहा था। सुनीता एक चुस्त सा फिल्मी गीत गा रही थी। आवाज मधुर थी पर मजाव नहीं था। तो बीच बीच में कभी ताल की गलती हो जाती तो कभी सुर ठीक ना लगता। कालीन और चादर से बिछे फर्श पर ढेर सारे लोगों के बीच दीवार पर टेक लगाए बैठी थीं डॉक्टर आरती। इन सब से बेखबर एक भूले हुए सपने में खोई थीं। एक नन्हा मासूम सा चेहरा ठीक उनके सामने आकर बैठ गया था। चेहरे पर कई किस्म के भाव आ रहे थे, कभी मुस्कुराहट तो कभी उदासी। तालियों की गड़गड़ाहट मची तो सपना जैसे झटका खाकर बिखर गया। सब गाने की तारीफ में कुछ न कुछ कहे जा रहे थे। आरती होश में आते ही हमेशा की तरह तारीफ में कहा कि सुनीता बिल्कुल लता की तरह गाती हैं। आरती सभी गाने वालों को कोई ना कोई नाम जरूर दे डालती थी। इससे गाने वाले सचमुच अपने आप को उस गायक के समान मानकर खुश हो जाते थे। फिर अगली पार्टी के लिए उस फिल्मी गायक का कोई और गाना तैयार कर लेते। इस तरह हर दूसरे हफ्ते होने वाले संगीत महफिल में सभी की कोई ना कोई उम्दा पहचान बनती जा रही थी। समीर किशोर कुमार था, जमीला, आशा भोसले, सुदेश राज, मुकेश था, पवन कुमार, मोहम्मद रफ़ी और अमृता सेठी, तलत महमूद। अपने इस दायरे में चूंकि सबकी कोई ना कोई हस्ती बनी हुई थी, तो शनिवार की शाम को देर तक होने वाली इसी पार्टी के बूते उनका पूरा हफ्ता मज़े से कट जाता था। कुछ लोग बाकायदा रियाज करते, जैसे सबको एक मकसद सा मिल गया था। इस बार पार्टी आरती के घर पर थी। दरअसल आरती इन पार्टियों की खास जान थी। काम की मसरूफियत के बावजूद वही सबसे फ़ोन कर करके पार्टी में आने के लिए इसरार करती और इस तरह के फैसले भी करती कि अगली पार्टी कहाँ, किसके घर होनी चाहिए और कौन क्या बना कर लाएगा। देर तक वह इन लोगों से फ़ोन पर बात करती, पर सिवाय पार्टी का समय, स्थान मुकर्रर करने के और कोई ख़ास बात न होती। अक्सर तो उसके सेक्रेटरी ही फ़ोन के आदान प्रदान से मेहमानों की लिस्ट तैयार करवा देते। पति से अलग होने के बाद से अचला का अपना कोई सामाजिक दायरा रहा नहीं था। तब सारा रख रखाव विवाहित जोड़ों के साथ ही होता था। पति से अलग होते ही जैसे उस पूरे समाज से कट गई थी। न केवल वे जोड़े ही आरती से कन्नी काटने लगे थे, वह खुद भी उनके बीच अटपटा महसूस करती थी। उन जोड़ों का पुरुष वर्ग या तो उसे कोई उपलब्ध वस्तु मानने लगा था या फिर वे उसे कोई अनुचित प्रकार का प्रभाव मानकर अपनी पत्नियों से दूर रखना चाहते थे। दूसरी ओर महिलाओं के लिए वह कौतूहल की चीज बन गई थी और उनके अपनी दबी इच्छाओं के सुलगते सवालों को सुन सुनकर आरती के कान पकने को आ गए थे। फिर इस समाज के साथ बनाए रखने का मतलब यह भी था कि पति की उपस्थिति से वह कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। अब वह अपनी मर्जी से गढ़ रही थी अपना समाज, ऐसा समाज जो अचला को ज्यों का त्यों स्वीकार करे, उस पर अपने नियम न ला दे, अपनी मांगों का बोझ न डाले। हिंदुस्तानियों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, गयानी, विविध तरह के लोग थे उसके समाज में। ये सभी हिंदी फिल्म का खास शौक रखते थे, सुनने के साथ साथ गाने का भी। आरती ही इस समाज की मैनेजर थी, उनकी नेता और संस्थापक। वही इसके नियम बनाती थी और उन्हें कार्यान्वित करती थी। आरती को खुद गाने का बहुत शौक था। कभी उसने सिने तारिका बनने के सपने देखे थे, अब सिनेमा के गानों से ही दिल बहला लेती थी। यूं गाती तो बहुत मामूली थी, बल्कि लगभग बेसुरा ही गाती, पर इस महफिल में फिर भी उसे सुनने वाले मिल जाते जो यह भी कह देते कि आज तो आपने पहले से बहुत अच्छा गाया है, और आरती को तसल्ली हो जाती कि वह बेहतर गाने लगी है। अगली पार्टी के लिए वह किसी न किसी नए गाने का खूब रियाज करती। उसने एक बिजली का बाजा खरीद रखा था, जिसमें लगभग उन सभी पुराने फिल्मी गीतों की धुनें उसने भरवा रखी थी जिनको वह गाना जानती थी। लोग उसके गाने को पसंद करें या न करें,
पर उसका व्यक्तित्व खूब प्रभावशाली था। 5 फुट 6 इंच कद, गोरा रंग, खूब मक्खन सी मुलायम त्वचा, नए फैशन के चटक रंगों के कामदार सलवार कुर्ते पहनकर 45 की उम्र में भी वह 35-40 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। फिर डॉक्टर बीवी थी, कमाऊ और इज्जतदार। पति उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में रखने की कोशिश करता। बेटा पैदा होने के बाद जब फिर से डॉक्टरी के काम में लौटना पड़ा तो सास ने ही बच्चा संभालने की भूमिका ले ली। दूसरों के बच्चों का वह इलाज करती और अपने जाए नलिन के लिए वह घर से गैर हाजिर होती। पर धीरे धीरे इसकी भी आदत पड़ गई थी। यहाँ तक कि जब अमेरिका जाने की बात हुई तो सास ने कहा, नलिन को मेरे पास छोड़ दो, तो वहाँ सेटल होके इसे ले जाना। सेटल होने में 5 साल लग गए। इस बीच बेटी भी पैदा हो गई। पला पलाया नलिन अब बेटी नीली के पालने में मदद करता। बेटी छोटी थी इसलिए सबका ध्यान उसी को बड़ा करने में लगा रहता। नलिन अपने माँ बाप के घर में गुमसुम रहता, मेहमान की तरह तकल्लुफ और मुरव्वतों को निभाता हुआ। वह अंदर ही अंदर माँ से रूठ जाता, पर ऊपर से पूरी औपचारिकता निभाता रहता। माँ को पता न लगता कि नलिन मन ही मन उससे नाराज है। वह घर और बाहर का भरसक निभाने में लगी रहती और नलिन अव्यक्त शिकायतों से भरा रहता। ये मम्मी तो उसकी नहीं, उसकी मम्मी तो दादी हैं, यह तो उसका घर नहीं, यहाँ तो सब नन्ही नीली को ही प्यार करते हैं। कभी कभी पापा बेटे के बाहर साथ घुमाने ले जाते तो उसे कुछ तसल्ली होती। फिर भी ज्यों ही स्कूल में छुट्टियां शुरू होती वह दादी के पास जाने की जिद करता। अरसे से ऐसा ही चलता रहा था, चलता ही रहता हमेशा, आजीवन, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक। अगर आरती को ये एहसास न होता कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर सिवाय कमाऊ घरेलू औरत के उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। अभी भी घर का सारा काम उसी के जिम्मे है। उसकी सारी कमाई की दौलत उसका पति संभालता है। गधे की तरह वह बस जूती ही रहती है और पति बेटा उम्मीद रखते हैं कि वह खाना परोसने से लेकर कपड़े प्रेस करने तक हर काम में उनकी खिदमत करे, क्योंकि उनकी माँ दादी भी ऐसा ही करती रही हैं। बच्चे बड़े होने पर अपने कॉलेज और दोस्तों की दुनिया में मगन थे, तो आरती ने भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाहर ही रहना शुरू कर दिया था। काम खत्म हो जाता तो किसी सहकर्मी के साथ घूमने निकल जाती। घर आने का मतलब ही था कामों के एक नए सिलसिले में जुट जाओ और करो या विरोध करो तो किटपिट खिचपिच। जबकि पति की नौकरी अपेक्षाकृत सरल थी, पर वह अपने पौरुषिक रौब में घर के कामों को औरत का जिम्मा मान हाथ नहीं लगाता था। ज्यों ज्यों आरती अपने प्रति सचेत होती जा रही थी, घर के तनाव बढ़ रहे थे और साथ ही पति की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह हर तरह से आरती को अपने कब्जे में रखना चाहता था। वहीं आरती को यह भी महसूस होने लगा था कि अगर वह गृहस्थी का मोह तोड़ दे तो कहीं ज़्यादा सुकून की जिंदगी जी सकती है। एक दिन उसने खुलेआम घर छोड़ने का इरादा घर वालों पर जाहिर कर दिया। उसका यह फैसला सुनते ही पति बीमार पड़ गया था। पहले रक्तचाप पड़ा, फिर दिल का दौरा पड़ा। आरती ने फैसला नहीं बदला। बेटे ने लाख कहा, पापा बीमार है मम्मी, आप बीमार पापा को ऐसे यहीं छोड़कर कैसे जा सकती हैं। आरती जानती थी कि बीमारी उसे बांधने का जबरदस्त औजार थी। उसे उम्र भर निस्तार न मिलने वाला था और अगर रुक भी जाए तो ऐसे नाशुक्रे पति से मिलने तो शिकायतें और झिड़कियां ही हैं, क्योंकि जब तक वह पत्नी बनी रहती है पति हर चीज़ को अपना हक मांग कर लेता है। आरती किसी को भी गैर मुनासिब हक नहीं देना चाहती। पहले आरती कितना भी बाहर रहती, अंततः घर तो जाती ही थी। एक बार घर छोड़ दिया तो घर घर ही न रहा, अपनी धुरी से उतर गया था। नलिन घर में घुसता तो बीमार बाप को सूने घर में पड़ा देख उसे उबाल आने लगता, कुड़ता खींचता। हाउ सेल्फिश ऑफ दिस वुमन, पापा को इस तरह लाचार करके छोड़ दिया है। आई हेट हर। कौन कह सकता है कि ये औरत एक माँ है। इनको तो बस अपने से मतलब है, अपनी ही पड़ी रहती है। ऐसा करना था तो शादी की ही क्यों थी, बच्चे क्यों पैदा किए।
नीली भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग रहने लग गई थी। नलिन शायद दादी के साथ अरसा बिताने की वजह से भीतर से हिंदुस्तानी ही बना रहा था। उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। उसे मालूम था कि वक्त आने पर दादी ही उसके लिए कोई अच्छी सी हिंदुस्तानी लड़की खोज कर शादी रचा देंगी। आरती बहुत बार नलिन को समझाने की कोशिश करती कि उसे अपना रुख बदलना होगा। जिस तरह वह औरत को अपनी दादी के बिंब में देखना चाहता है, वह यहाँ किसी और भी औरत को रास नहीं आएगा। उसे औरत को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, वरना उसके झगड़े ही होते रहेंगे। अपनी पत्नी से तो नलिन भी रूखा सा जवाब दे देता था, मुझी को कौन सी यहाँ की लड़कियों की ज़रूरत है? हिंदुस्तान में बहुतेरी हैं। मुझे यहाँ की लड़कियाँ पसंद ही नहीं। सबके सब घमंडी और अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। मैं तो बाज आया उनसे। आरती के मन में ढेर ढेर पछतावा सा होता रहता कि उसका बेटा उसके मन जैसा क्यों कर नहीं हो पाया। आरती की उस पर हल्की सी परछाई तक नहीं। क्यों जवानी की घुमक्कड़ी और काम धंधों में बेटे की ओर से वह इतनी लापरवाह रही। अंदाज़ा ही नहीं रहा कि बेटा इस तरह किसी और का हो जाएगा। आरती ने तो अपने भीतर हमेशा ही बेटे के प्रति गहरा प्यार महसूस किया, चाहे दूर होती या पास। अपने जाय को भी क्या कभी कोई भुला सकता है? क्या आरती के प्यार के अभिव्यंजना के रास्ते नहीं खोजे? बार बार हाथों से पुचकारा नहीं, माथे को नहीं चूमा? और यही कमी रह गई थी, पर कितना कम तो रह पाई वह उसके पास। कितनी अजीब बात है, एक पीडियाट्रिशियन के रूप में कितना नाम कमा लिया है उसने इस देश में। कितने ही बच्चों की तो जिंदगी दी है और अपने ही बच्चे को खो बैठी। कभी कभी नलिन उसे पराया सा इंसान लगने लगता, जैसे वह माँ को पहचानता ही नहीं या पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। सबकी सुनी सुनाई राय मान लेता है कि माँ तो बड़ी अमरीकी हो गई है, पैंट सूट पहनती है, मर्दों के साथ खुलकर उठती बैठती है। एक बार आरती का सहयोगी किसी काम से घर पर था और उस वक्त घर पर कोई नहीं था। नलिन कॉलेज से आया था और माँ को पराये पुरुष के साथ बैठक में देखकर कितना झेप गया था। उसी झेप में पूछ बैठा था, मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? आरती को लगा जैसे उसके बेटे ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे माँ की चोरी करते पकड़ लिया हो। फिर उसे ध्यान आया था कि पति को भी जब आरती का किसी भी पुरुष से मिलना बात करना भाता नहीं, तो बेटे ने भी पापा से कहीं यह नुक्ता हासिल किया ही होगा। कैसी लाचारगी और चोट खाई थी आरती ने, पर बेटे के समझाने की कोई भी कोशिश अपना सही असर न लाती। पूर्वाग्रहों की पता नहीं कैसी मनो मिट्टी चढ़ी थी उसके ऊपर, या कि आरती की आज़ादी पूरी मर्द जात को ही नागवार है और उसी मर्द जात का एक अहम मेंबर है उसका बेटा। उसे माँ से अपेक्षाएं ही हैं। माँ की अंदर की औरत की मांग वह नहीं सुनना चाहता। आक्रोश की एक लपट सी आरती को झुलसाने लगी। ठीक है, जो भी उसने किया सही ही किया है। आखिर उसे भी तो महसूस करना है कि वह जी रही है। आज की महफिल में आरती की बेटी नीली भी शामिल थी। यूँ तो नीली माँ से बहुत अलग किस्म की लड़की थी। उसे न तो हिंदुस्तानी संगीत की समझ थी न रुचि। फिर भी चूंकि पार्टी आज आरती के यहाँ थी, इसलिए वह और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आए हुए थे मामा की मदद करने। नीली को जिस कंपनी में नौकरी मिली थी, वह लड़का भी वहीं काम करता था। नीली उसे पसंद करती थी और आरती को वह लड़का नीलो के लिए खास तौर से इसलिए पसंद था कि बहुत शरीफ था और जो कुछ भी नीली कहती वह उसे करने को तैयार रहता था। जैसे कि अभी उसके कहने से वह उसकी माँ की मदद करने इस गाने बजाने की महफिल में आ गया था। न उसने कुछ सुना, न किसी मेहमान से बात की, बस नीली के पीछे पीछे लगा काम करता रहा। कभी ग्लास उठाने, तो कभी ड्रिंक सर्व करने, तो कभी खाना लगाने के तरह तरह के काम। बेचारा नीली को खुश करने के लिए जो कोई भी कुछ कहता बिना चूं किए कर देता। नीली और उसके दोस्त एडविन दोनों को ही आरती पसंद थी। नीली मामा की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उसे खुली छूट दे रखी थी। साथ ही वह खुद भी मामा की अपनी आज़ादी के हक में थी।
और तलाक के वक्त उसने पापा के बजाय मामा का ही साथ दिया था। मामा के व्यक्तित्व की ज़रूरतों के प्रति नीली के मन में हमदर्दी थी। न्यूयॉर्क में पली बढ़ी नीली तो खुलेआम यह महसूस करती और कहती थी कि पापा का बस चलता तो माँ बेटी दोनों को ही ताले में बंद करके धर देते। खाना लगने की देर थी कि गाना बजाना भूल सब खाने की मेज के आसपास आकर इकट्ठे हो गए। कितने किस्म तो चीज़ें थी। आरती ने खुद चाट और रसमलाई बनाई थी। बाकी सब लोग कुछ न कुछ बनाकर साथ लाए थे। मुर्ग, मखनी, कीमा मटर, गोभी आलू, बिरयानी, पराठे वगैरह वगैरह। यूँ आरती ने सोचा था कि आज का सारा खाना वह खुद ही बनाएगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी की पार्टी करना चाहती थी, पर शरीर में वैसा उल्लास और ऊर्जा नहीं ला पाई थी। सो उसने सोचा कि वह अकेली क्या बनाएगी, जैसे सब मिलकर बनाते हैं इस बार भी वैसा ही चलने दो। एक तरफ उसे लगता रहा कि उसे परवाह नहीं कि पार्टी हो या ना, आखिर बेटा तो उसके साथ नहीं। दूसरी तरफ भीतर कहीं उठता रहता कि बेटे की शादी का शगुन तो कर ही लेना चाहिए। फिर संगीत पार्टी भी शादी के इर्द गिर्द उसी के यहाँ पड़ रही थी। दोनों काम आराम से साथ साथ हो सकते थे, पर आज मन बुझा बुझा सा था। अस्पताल में मरीज देखने की देखभाल करने में भी आज उसे बहुत थकान महसूस हुई, जबकि ज़्यादातर अपने काम में वह उत्फुल्ल ही रहती थी। पर भीतर कहीं वह महसूस कर रही थी कि शायद सबसे ज़्यादा जो उसे थकाता रहता था वह था आरती का अपने परिवार और ख़ास तौर से अपने पति और बेटे के साथ संबंध। साथ न रहते हुए भी आरती जैसे उस घर की सारी तनातनी और झिकझिक अपने साथ ले आई थी। कभी पति को तो कभी बेटे के संदेश, शिकवे, टिप्पणियाँ, कभी सास तो कभी ननद या किसी और रिश्तेदार के जरिए से। अभी भी मैं बार बार यही सुनती रहती, तू अब वैसी नहीं रही, यहाँ आकर बहुत बदल गई है। आरती चिढ़ जाती। वॉट डू यू मीन? मैं अभी भी वही हूँ, बस यहाँ मैं तुम्हारे और बच्चों के अलावा खुद को भी केंद्र में रखना चाहती हूँ। और अफसोस यह है कि तुम और तुम्हारा बेटा एक देखभाल करने वाली समर्पित औरत चाहते हो। हम औरतें सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के लिए ही पैदा नहीं होती। आरती को अपने विवाह के रिश्ते में शुरू से ही लगता रहा था कि वह एक उपभोग्य और उपयोगी वस्तु है। वह खुद, उसका शरीर और उस शरीर के द्वारा अर्जित धन। पति खुद तो साधारण सी नौकरी में बहुत कम कमाता था, लेकिन अपने खाली वक्त में उसने आरती की अर्जित कमाई को खर्चने के तरह तरह के तरीके निकाल लिए थे। पैसे का हिसाब किताब भी उसी के हाथों में रहता था। आरती को दिलचस्पी और फुर्सत भी नहीं होती थी कुछ कहने करने की, पर बहुत बाद में जाकर उसे एहसास हुआ कि घर से उसकी गैर हाजिरी में वह सचमुच घर से बाहर ही हो गई है। घर के किसी भी मामले में उससे सलाह नहीं ली जाती, बस उससे अपेक्षित होता कि वह धन मुहैया कराती रहे। अगर चूं करे तो तनाव, झगड़े, लड़ाइयाँ। खाना खा के सब फिर से गाना गाने बैठ गए थे। सब कह रहे थे कि अब आरती की बारी है, उसे एक गाना तो गा ही लेना चाहिए। आरती का मन भरा सा था। उसने बहुत दर्द भरा एक पुराना फिल्मी गीत गाया। किसी ने गौर नहीं किया उसकी आंखें सच में भरी हुई थीं। सबने कहा, आज तो वाकई में आरती ने बहुत जोरदार गाया है। आरती का मन हो रहा था कि सब चले जाएं। इनमें से किसी को नहीं मालूम था कि उस पर आज क्या बीत रही थी। उसका खुलापन, हंसी मजाक, उत्साह से गले मिलना या गाल पर चूमना, यही तक का तो नाता था इन सब से। इससे ज़्यादा न वह खुद आगे बढ़ती थी न दूसरे बेटे की शादी का जो भी मतलब इस या उस या किसी भी समाज में हो, अचला के लिए तो वह एक जख्म बनता जा रहा था, और वह जख्म किसी को भी दिखाने की हिम्मत नहीं रखती थी। किसके पास फुर्सत थी रिश्ते में उस तह में जाने की। एक बार आपसी हालचाल बांटने के बाद पूरी शाम गाने बजाने में ही तो निकलती। अगर कोई गाना न सुन गप मारने भी लगता तो दूसरे उन्हें घूर कर चुप करा देते। मतलब होता कि आखिर जब गाना सुनने के लिए बुलाया गया है तो ठीक से सुनिए, वरना जब आपकी गाने की बारी आएगी तो हम भी गप मारने लगेंगे। इस तरह एक दूसरे का लिहाज करते हुए
सब घंटों सुनते ही रहते थे एक दूसरे का गाना। बात यह है कि अपने गाने को यह सब लोग बड़ी गंभीरता से लेते थे। नौकरी धंधे की खुश्क दुनिया को वह यहीं से रस पाकर सींचते थे। पर अचला का कष्ट शायद इतना ही नहीं था। उसके भीतर लगातार एक संवाद चले जा रहा था। गानों के बीच वक्फा पड़ा तो वह फिर से यह संवाद सुनने लगी थी। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि आपका बेटा भी है। कितना बड़ा है। आप तो इतनी यंग लगती हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि आपका शादी लायक बेटा भी है। क्या सच में आपका अपना ही है? अपना नहीं होगा तभी तो शादी में गई नहीं। सच, बेटे की शादी पर आप नहीं गई? और आरती उन अदृश्य आवाज़ों को जवाब देती रही। क्या करूं, छुट्टी ही नहीं मिली। तभी तो आज उसके लिए पार्टी कर रही हूँ। बेटा बहू कहाँ हैं? वे लोग भारत से ही सीधे हवाई गए हैं हनीमून के लिए। यूँ शादी पर नीली भी नहीं गई थी, पर नीली का कहना था कि अगर मम्मी नहीं जाएंगी तो वह भी नहीं जाएगी। यूँ भी उसे अपने हिंदुस्तानी रिश्तेदारों के गोल मोल सवालों का जवाब देने में बहुत तकलीफ होती थी। उसे कभी पता ही नहीं चलता था कि वह सही कर रही है या गलत। वह जो भी कहती उसके मतलब से अलग अर्थ तो लगाए ही जाते थे, क्योंकि बाद में उसे मम्मी या पापा से यह ज़रूर सुनना पड़ता था, नीली ऐसा नहीं कहते। ठीक है, तुम्हारा मतलब यह ज़रूर रहा होगा, पर यहाँ पर इस तरह नहीं कहा जाता बेटे। और आरती यह किसी से नहीं कह पाएगी कि उसके बेटे ने संदेश भिजवाया था कि उसकी माँ शादी पर नहीं जाएगी। अगर माँ गई तो वह शादी करेगा ही नहीं। वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पर माँ का साया पड़े। और ये शब्द अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे आरती को। यह सच था कि बेटे को इस बात पर आपत्ति थी कि मम्मा पापा को छोड़ रही है। उसका यह भी कहना था कि पापा तो बीमार रहते हैं, इसलिए मम्मा उनकी देखभाल नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। उसने मम्मा को यह भी धमकी दी थी कि मम्मा ने पापा को छोड़ दिया तो वह कभी उनसे बात नहीं करेगा। कभी कभार बात फिर भी हो जाती थी, पर वह कहता रहता कि मम्मा स्वार्थी हैं, उन्हें पापा से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आखिर वो उसके पति हैं। रिश्तों में इस तरह की मनमानी करना मम्मा को शोभा नहीं देता। वे जानती हैं कि पापा तो उन्हीं पर निर्भर करते हैं, दिल के मरीज हैं, किसी न किसी को तो पास होना चाहिए। ये नहीं सोचती कि वे कितने अकेले रह जाएंगे। लेकिन शादी ब्याह के मामले में तो गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, पर यहाँ तो वह गांठ ही डाल कर बैठा है। किसने सिखा पढ़ा दिया ऐसा? दादी ने या बाप ने? ऐसी अवमानना, ऐसा प्रहार, इतनी बड़ी सजा, कहाँ क्या गलत हो गया? आरती की कुछ समझ नहीं आता। यह सच है कि दादी के हाथ पले बेटे के मन में माँ के प्रति कुछ शिकायतें ज़रूर होंगी, पर उसे आरती ने प्यार तो भरसक दिया था। वह घर आता और आरती कुछ और कर रही होती तो वह नीली से कहती उसे चाय पानी देने को। पता नहीं क्या कुछ कहा होगा अचला के खिलाफ, वरना इस तरह से माँ का स्वीकार। क्या उसको माँ की ज़रूरत नहीं हुई होगी? क्या सच में माँ को तिरस्कृत करके वह चैन से बैठा रह सकता है? क्या नई पत्नी माँ के स्थान को इतना भर देगी कि माँ को देखने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी? भूल जाएगा माँ को? दुनिया भर के रिश्तेदार तो इकट्ठे हुए उसकी शादी में, बस एक माँ ही जिसे कि सबसे पहले, सबसे आगे, सबके ऊपर होना चाहिए था। क्या कभी नहीं मिल पाएगी अचला अपने बेटे बहू से? सच में इतनी बुरी है वह? माँ का साया नहीं पड़ने देगा पत्नी पर? क्या सच में ये उसी के शब्द हो सकते हैं? अचला का मन किसी छीजे हुए कपड़े सा हो रहा था। जरा सा भी तो तानो तो फटता जाता था। नीली माँ की पीड़ा समझती थी, और बस नीली ही समझती थी। सिर्फ उसी ने मामा का घुटना और तड़पना देखा था। बचपन से देखती आ रही थी। पापा की मांगों का तो कभी अंत ही नहीं था। भैया तो बिल्कुल पापा के जैसा। मामा को तो जैसे घर का नौकर बनाकर रखा हुआ था। बस इनकी ज़रूरतें पूरी करते रहो, इनके आगे पीछे घूमते रहो। अगर न घूमो तो बस स्वार्थी हैं, जैसे कि हमारा तो जन्म ही इनकी देखभाल के लिए हुआ है। बस एक मामा ही थी जो नीली को पापा और भैया के नाजायज़ फ़ायदा उठाने से बचाती थी। मामा जोर देती कि बेटी और बेटे की परवरिश में फ़र्क नहीं करेंगी, पर
पापा और दादी से इस बात पर बार बार लड़ाई हो जाती। बस यही सुनाया जाता कि लड़की बिगड़ रही है, मम्मा बिगाड़ रही हैं। जमीला ने एक पुराना फिल्मी गाना शुरू किया, मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। आरती को अचानक किसी ने ढोल बैंड से लदी सजी बारात में पहुंचा दिया था। घोड़ी पर बैठा उसका इकलौता बेटा, सेहरे के फूलों से ढका, कोमल पर मजबूत चेहरा, सफेद अचकन में राजकुमार जैसा, रिश्तेदार, दूर के नाते, पुरानी सहेलियां, नाच गाने, गप्पे, मिठाइयाँ, पकवान और गिले शिकवे। जमीला ने गाना बंद किया तो मानो आरती को फिर से जमीन पर लाकर पटक दिया। ये सब गाने गाकर चले जाएंगे, क्या ये लोग भी इसी तरह जीते होंगे? पर अचला खुद किसी के अंदरूनी मामलों के बारे में कुछ नहीं जानती। सब हंसते खुश होते आते हैं, वैसे ही लौट जाते हैं। किसी के भीतर से तो उसका कोई सरोकार नहीं, ना ही उसे अपने से इतनी फुर्सत मिलती है कि दूसरों के गरेबा में झांक सके। इनमें से कोई नहीं जानता कि आरती का भीतरी संसार कैसा चीरा जा रहा है। रात बहुत बीत चुकी थी, लोग गा गा कर थक चुके थे, फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ था। इसलिए थके फटे गलों से मिलकर पुराने लोकप्रिय फिल्मी गीत संवेश स्वर में गा रहे थे। बचपन के दिन भी क्या थे। आरती की आंखों के आगे नलिन का बचपन नाच गया। एक सहमा उदास सा चेहरा उसके आगे आकर ठहर गया। क्या नलिन ने तितली बनना जाना था? कितनी कम जानती है वह नलिन के बचपन को। रात को सोए हुए नन्हे से मुखड़े को चूम लेना या फिर सास के खतों में पड़ी सूचनाएं। अब वह चलने लगा है। आज उसने पहला वाक्य कहा। आज उसका नर्सरी का पहला दिन था। उसको आइसक्रीम खूब पसंद है। आज वह बुआ के पास बम्बई गया है, वगैरह वगैरह। जो बचपन गोदी में उठाकर, हाथों से कौर खिलाकर या पैया पैया चलाकर या साथ झूला झुलाकर पाला जाता है, वैसा बचपन न उसने नलिन को दिया, न खुद ही उसके साथ भोग पाई। जिसे हाथों से छू छू कर बड़ा नहीं कर पाई, आज वह अगर उसे उसकी भावना को महसूस नहीं करता तो क्या उस बेटे का भी कोई दोष है? आरती ने हौले से ठंडी सांस भरी। किसी ने कह दिया, आरती आज तुम्हारा जोश कहाँ चला गया? ये वाला तो मिलकर गाओ। फिर सबने गाना शुरू किया। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। गाना चलता रहा। आरती बचपन, यौवन और अपने मौजूदा हालात के साथ गाने का अर्थ जोड़ती खामोशी रहे, शामिल नहीं हो पाई गाने में। आरती उठकर रसोई में आकर बर्तनों का काम करने लगी। उससे गाया नहीं जा रहा था। नीली ने किसी से कहा, 2 तो बज गए, मुझे तो सुबह काम पर जाना है, इतवार को भी। हाँ, एक खास प्रोजेक्ट चल रहा है। वह उठी तो पार्टी उखड़ गई। लोग उठने लगे। आरती रसोई से निकलकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अगर वह किसी से शादी का जिक्र ना ही करती तो शायद बेहतर होता। पार्टी तो हो ही रही थी। उसे शादी के मौके से जोड़कर वह क्या हासिल करना चाहती थी? बेटे के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह, या कि बेटे के नाम पर शादी का उत्सव करके उसकी शादी में सम्मिलित होने की मन की उड़ान, या मन की तसल्ली कि उसने नहीं बुलाया तो ना सही, पर माँ के हक से कोई शादी का उत्सव करने से तो नहीं रोक सकता। यह सब उस बेटे के लिए जो इसलिए रिश्ता उससे तोड़ चुका है कि उसने अपने पति को क्यों छोड़ा, या यह बेटे का दबा आक्रोश था और आरती की कोई दबी अपराध भावना थी जिसके अनचाहे आगमन ने उसके यौवन को चार दीवारी में बांधकर कसमसा दिया था। अब जब वह फूल बनकर महक उठा तो आरती भी अपनी फुलवारी पर गर्व से सिर उठाकर ताकने लगी थी, पर उस फूल का मालिक अब कोई और बन बैठा था। आरती दूर खड़ी जैसे पराये माल को ललचाई आंखों से निहार रही थी। लोग बेटे की शादी की बधाई दे देकर रुखसत होने लगे थे। आरती उन्हें धन्यवाद भी करती जा रही थी, पर मन ऐसा हो रहा था कि जैसे उसे मसल मसल कर किसी ने कूचे में फेंक दिया हो। उसकी सारी हस्ती ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह किनारे का कोई पेड़ हो जिसके आसपास से कितनी ही नदियां गुजर जाती हों, पर वह वैसा ही ठूंठ खड़ा हो, कोई पानी उसे नहीं छूता। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह चैनल
अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।